बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस कैदी की जिसने अपनी इस्तकामत से हर किसी को हैरान करके रख दिया है, हर मैदान फ़तह कर लिया है। हम बात करेंगे कि किस तरह 9 मई का बयानिया अदालतों के हाथों में दम तोड़ रहा है। अब तक आने वाले फ़ैसलों ने किस तरह पूरे अदालती निज़ाम को दाव पर लगा दिया है, इसका भी जिक्र होगा। इसहाक़ डार किस तरह अब वज़ारत ख़ारजा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी मुखबरी आपको देना चाहता हूँ, ख़बर देना चाहता हूँ कि कराची पोर्ट पर गाड़ियों के अंडर इन्वॉइसिंग कि स्कैंडल में कौन सा वफाकी वज़ीर आजकल अपनी रातों की नींदें हराम कर बैठा है और सिफारिशों के अंबार लगा दिए हैं उस मुल्ज़िम को बचाने के लिए। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन, वज़ीर दाखिला का नया फरमान जो है वो किस तरह बिजली बनकर गिरा है। शरीफ फैमिली के 4 बड़े मरी में क्यों इकट्ठे हुए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, एक ख़ातून पुलिस अफसर ने अपने ही 2 बड़े अफसरान पर हरासानी के, हैरेसमेंट के इल्ज़ामात लगाए हैं। ये अफसरान कौन हैं ये भी बताएंगे, मगर पहले ज़िक्र हो जाए एक दलेर का। नाज़रीन, इमरान खान ने बिलाशुबा तारीख़ लिख दी है। हम ये बात बार बार कहते हैं लेकिन शायद इसको महसूस करने की कोशिश नहीं करते कि किस जबर से गुज़र के, किस कड़े इम्तहान से गुज़र के उसने ये तारीख़ रकम की है। वो ख़ुद जेल में है मगर उसका नज़रिया हर तरफ फैल चुका है। उसने तारीख़ लिख दी है, यकीनन तारीख़ लिख दी है। वो जीत चुका है, सिर्फ उसकी फ़तह का रस्मी ऐलान बाकी है। उसने अपने हर मुखालिफ को चारों शाने चैत कर दिए और उसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ा केस जो है नाज़रीन, आप भी जानते हैं, 9 मई का था, जिसमें उससे मुतालबा किया गया कि वो माफ़ी मांग ले, चाहे मजहूल सी, कमज़ोर सी, कोई ढीली ढाली माफ़ी मांग ले। लेकिन नाज़रीन, वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा रहा। एक लफ्ज़ भी माफ़ी से मिलता जुलता कोई लफ्ज़ भी कहने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। उसका मुतालबा वही है कि जी सीसी फुटेज ला कर दिखाई जाए और फिर आप जो जिसको सज़ा देंगे मुझे कबूल है। आज 9 मई के मुकदमात में नाज़रीन, अदलिया की सारी इमारती ज़मीन बोस करके रखती है। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को सज़ा दिलवाने के शौक़ में पूरी अदलिया के माथे पर कालक मल दी गई। इससे पहले भी कौम ऐसे मंजर देख चुकी है जब उसे किसी निशान के बग़ैर कौम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को इतने वोट दिए कि पूरी इंतज़ामी मशीनरी के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया और वोट संभालना मुश्किल हो गया इमरान खान को। इमरान खान की जीत ने रियासत के चेहरे पर नाज़रीन 70 साल से पड़ा नकाब नोच डाला था और कौम को पहली बार पता चला कि उसकी अपनी रियासत का चेहरा किस कदर भयानक और खौफनाक है। इमरान खान को गिराने के शौक़ में अदलिया के साथ इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारा अवाम की नज़रों से गिरता चला गया। इमरान खान को सियासी मंजर से हटाने के शौक़ में मुल्क का कई इदारे और कई आम शख्सियात जो हैं बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ हो चुकी हैं। इमरान खान के कारकुनों ने 3 बार के वज़ीर आज़म से लेकर ख़ानदानी सियासत के ऐसे ऐसे बुर्ज उल्टा दिए कि चश्मे फलक भी हैरान है। उस अकेले ने अपनी कमाल जुर्रत और इस्तकामत से सियासत ही नहीं, ताकत के मराकज़ में भी लर्ज़ा तारी कर दिया और उसके मुखालिफिन के पास अब अखलाकियात की जगह सिर्फ ढटाई है, नंगी ताकत का इज़हार है, यूँ कह लें। इमरान खान ने उन्हें अखलाकी तौर पर बिल्कुल कलाश करके रख दिया कि अब उनके भोंपू जो हैं वो भी नहायत बेशर्मी से बताने पे मजबूर हैं कि जी रियासत नाराज़ हो जाए तो वो किसी को फिर कोई कानून और कायदा नहीं मानती। अच्छा नाज़रीन, लाहौर और सरगोदा की 2 अदालतों से 9 मई के मुकदमात में आने वाले फ़ैसलों ने अदलिया की जो रही सही बची कुची साख थी वो भी बर्बाद करके रख दिया। दोनों मुकदमात में सज़ा देने के लिए किसी कानून और कायदे का ख्याल नहीं रखा गया। इस सूरत हाल ने पूरी लीगल कम्यूनिटी में एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी कि अदालतों में इस तरह से फ़ैसले होते रहे तो कानून शहादत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अब सीनियर वकाला सवाल उठाते फिर रहे हैं कि अगर मफरूज़ों और सियासी ज़रूरियात के मुताबिक ही फ़ैसले सुनाए जाते रहे तो अदालतों में फिर फजूल ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। लाहौर में 9 मई के मुकदमे का मुद्दई वकूए की तारीख़ और वक्त के बारे में जो तज़ाद बयानिया करता रहा, उसने पहले कहा कि वकूआ 10 तारीख की रात 3 बजे हुआ, फिर दोबारा आकर कहा कि नहीं ये वकूआ 9 तारीख को दोपहर 4 बजे हुआ। जज साहब ने उसके बयान को जस्टिफाई कर दिया
गवाहों को किसी बात का इल्म ही नहीं था, वकूआ भी झूठा, गवाह भी अदालत में सफ़ेद झूठ बोलते रहे। सारा केस जो है वो मेज़ के नीचे छुप कर साजिश का रिकॉर्ड लिखने वाले एक सरकारी गवाह, जिसकी मैं स्टोरी आपको बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, उस सरकारी गवाह की गवाही पर बनाया गया था। और फ़ैसला सुनाने वाले जजेस जो हैं वो 9 मई के फ़ैसले में अपने पहले ही सुनाए गए फ़ैसलों की नफ़ी करते रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज जो मंजर गुल साहब की परेशानी जो है वो दूसरे जजेस से अलग है, ज़रा मुख्तलिफ है। इन मोहतरम जज साहब के बारे में पहले भी अपने नाज़रीन को तफसील से बता चुका हूँ कि किस तरह एक दम तोड़ते कारकुन की ये अदालत में पेशियाँ कराते रहे। अब उन्होंने 9 मई के एक केस में मुमकिन तौर पर 4 अगस्त को फ़ैसला सुनाना है, और इससे पहले उनके रीडर की शिकायत पर कई सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस जारी कर दिए। इन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जज मंजर अली गुल की जो गिल है या गुल है मुझे नहीं पता, उनकी अदालती कार्रवाई की दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं की। जेल के अहाते में होने वाली अदालती कार्रवाई तक अमली तौर पर सहाफ़ियों का दाखिला तो रोका हुआ है आपने। सहाफ़ी वकला के ज़रिए जो रिपोर्ट करते हैं उस पर जज साहब नाराज़ हैं। नाराज़ तो फिर वकला पे हो ना, पकड़े तो देखें, जो भी सहाफ़ी कह रहे हैं वो तो वकला की ज़बानी कह रहे हैं। अब जंगल का कानून नाज़रीन और किसे कहते हैं? अच्छा, वैसे तो इस हाइब्रिड निज़ाम में एक से बड़ा तोहफ़ा इस कौम पर, एक से एक बड़ा तोहफ़ा इस कौम पर किसी न किसी अंदाज में मुसल्लत किया गया है, मगर इसमें अगर दर्जा बंदी की जाए ना नाज़रीन, तो सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की शक्ल में सामने आता है। जब से ये सियासत में आए हैं अपनी नाअहली से, इसहाक़ डार साहब ने कौम को ऐसे ऐसे मसाइल की दलदल में फेंका है कि अब तक उसके असरात से हम निकल नहीं पाए। आपको याद होगा 90 की दहाई में जब पहली बार नवाज़ शरीफ साहब की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बने थे तो उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुजम्मद कर दिए थे। इस फैसले ने जहाँ बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता बिल्कुल डक्का लगा दिया था, पंजाबी में कहता है, बिल्कुल रोक दिया था, वहीं तालीम और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की भी चीखें निकलवा दी थी। इस फैसले के असरात से मुल्क को निकलने में कम व बेश 10-15 साल लग गए थे। अब इसहाक़ डार दूसरी बार फिर 2013 में वज़ीर ख़जाना बने तो उन्होंने एक बेवजह माशी जंग छेड़ दी और डॉलर के मुकाबले पर मसनूई तौर पर ज़बरदस्ती रुपए को मुस्तहकम रखने की कोशिश में एक तरफ कौमी ख़जाने के गालिबन कोई 8-9 अरब रुपए फूंक दिए और दूसरी तरफ पूरी मईशत को इम्पोर्ट इकॉनमी बना के रख दिया, इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी बना के रख दिया, और करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया था। इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल तक मईशत की राह में इन बारूदी सुरंगों को नकारा बनाते ही रह गई थी। ये इसहाक़ डार वही बारूदी सुरंगें जो इसहाक़ डार साहब बिछा कर गए थे, और जैसे ही इमरान खान ने यह काम मुकम्मल किया, ये बारूदी सुरंगों की सफाई का, उनकी हुकूमत गिरा दी गई। अब रजीम चेंज के बाद इसहाक़ डार साहब को एक बार फिर ख़जाने का कलमदान मिला तो उन्होंने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि उनके साथी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। 8 फरवरी के बाद फॉर्म 47 की सरकार बनी तो इस बार मुक़्तदर क़ुव्वतों ने फ़ैसला किया कि इसहाक़ डार को मईशत के करीब नहीं आने देना, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। तो वही उन्होंने कहा कि जी इसहाक़ डार की पहुँच से दूर रखना है मईशत को। मजबूरन उन्हें फिर वजारत ख़ारजा सौंप दी गई। सिर्फ 1.5 साल के अंदर उन्होंने वजारत ख़ारजा के भी वही हाल किया जो इससे पहले उन्होंने वजारत ख़जाना का किया था। पहले उन्होंने चीनी सदर के मुतालिक एक गलत बात कही जिस पर चीनी सफ़ीर ने उनके मुंह पर कह दिया कि इसहाक़ डार झूठ बोल रहा है। चीनी सदर ने ऐसी कोई बात कही नहीं। भारत के ख़िलाफ़ कशीदगी शुरू हुई तो ऐन जंग के दौरान DG ISI को मुशीर कौमी सलामती बनाना पड़ा, क्योंकि हर कोई जानता था कि जंग के इस नाजुक दौर में खारजा पॉलिसी अगर इसहाक़ डार साहब जैसे गैर ज़िम्मेदार शख्स पर छोड़ी गई तो फिर मुल्क का अल्लाह ही वारिस है। अब इसहाक़ डार साहब ने अपनी तबीयत के ऐन मुताबिक आफिया सिद्दीकी की सज़ा को दुरुस्त तस्लीम कर लिए। अगर सज़ा दुरुस्त है तो फिर नून लीगी हुकूमत जो है वो अमरीकी हुकूमत से रिहाई का मुतालबा क्यों कर रही है, और आफिया सिद्दीकी की फैमिली से उनकी रिहाई में मदद के दावे क्यों करती फिर रही है, उन्हें यकीन दहानियाँ क्यों कराती फिर रही है। इसहाक़ डार साहब के उनकी जो गैर संजीदा शख्सियत है उसने रियासत पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में डाल दी है। उनके बयान पर रद्द अमल इस कदर खौफनाक आया है कि ख़ुद इसहाक़ डार साहब अब सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि उनके बयान को सयाको सबाक से हटा कर पेश किया गया है।
डार साहब का कहना यह है कि मैंने अंग्रेज़ी में बात की है, अगर कौम को अंग्रेज़ी नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वैसे इसमें भी ज़रा आपका कसूर है, अगर कौम को अंग्रेज़ी नहीं आती, अगर नहीं आती, अगर आपसे कम आती है तो इसमें भी ज़रा आपका कसूर है। शुरू से तो आप हुक्मरान रहे हैं, तो कौम को अंग्रेज़ी भी नहीं सिखा सके, कौम को ऐसे स्कूलों में बच्चों को दाखिला ही नहीं दिला सके, ऐसे स्कूल ही नहीं बना सके, तो इसमें भी वैसे आपका कसूर है। जो आपने कहा ना कि कौम को अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। एदेश भी थोड़ा कसूर है डार साहब। हालांकि आपने जो कुछ कहा है वो सबको पता है। उनमें से एक सवाल हुआ जिसका उन्होंने जवाब दिया, उससे कम या ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं हुई। रही अंग्रेज़ी वाली बात तो वो पूरी कौम जानती है कि आपको कितनी अंग्रेज़ी आती है और आपके कायदीन को भी कितनी अंग्रेज़ी आती है। अगर बहरहाल ऐसे वज़रा को हम पर मुसल्लत करने वालों का यही फ़ैसला है कि नून लीग की सियासी लाश का बोझ उन्होंने इसी तरह उठाए रखना है, तो कम से कम मेरी बहुत एक मुखलिसाना मशवरा है मेरा कि एटलीस्ट इसहाक डार साहब का इजाफी बोझ उतार फेंकें। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा नाज़रीन, आपको एक मुखबरी से आगाह करना है, वो ये है कि चंद दिन पहले कराची पोर्ट पर कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, जब खोज लगाया गया, जब कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बंदा पकड़ा जाता है तो फिर दूर तक बात जाती है। जब ज़रा खोज लगाया गया कि मामला क्या है, तो पता चला कि ये बंदा आदी मुजरिम है और बहुत अरसे से सिर्फ जो बेशकीमत गाड़ियाँ हैं ना, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, करोड़ों में, जो बड़े बड़े शहरों में 4-4, 5-5 नज़र आती हैं गाड़ियाँ, जिनका सिर्फ हमने नाम ही सुने होते हैं, उन गाड़ियों की इंपोर्ट में मुलव्वस है। और गाड़ियों की इंपोर्ट तो कोई जुर्म नहीं है, ज़बरदस्त किस्म की अंडर इन्वॉइसिंग करता है, ज़बरदस्त किस्म की अंडर इन्वॉइसिंग करता है ये बंदा। फिर कस्टम इंटेलिजेंस ने मज़ीद खोज लगाया तो गुक साहब का नाम तो नहीं लेना था, चलो अच्छा चलें, वो सियालकोट के एक वज़ीर के घर खुरा पहुंचा कि जनाब अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, FIR दर्ज नहीं करने दी जा रही, चेयरमैन FBR तक दबाव डाला जा रहा है, चेयरमैन FBR पर भी दबाव डाला जा रहा है कि ना ये इसको नहीं कुछ कहना, लेकिन अभी तक मामला बीच में मुअल्लक है कि FIR होती है या नहीं होती। मामला बिल्कुल सीधा सीधा है, अरबों की ड्यूटी बचाई गई, अरबों की। अब देखें कि किस तरह कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। सियालकोटी वज़ीर जो हैं वो हावी आते हैं या हावी हो जाते हैं, या कानून अपना रास्ता लेता है, बहरहाल ये देख लेंगे। अच्छा, वज़ीर ख़जाना से नाज़रीन अब बात हो रही थी तो वो बात चली गई वैसे वज़ीर दिफ़ा का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। वज़ीर ख़जाना से अब बात चली जा रही है जनाब हमारे होनहार वज़ीर दाखिला की तरफ, जिन्होंने कौमी जज्बे से सरशार होकर कई ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं। बतौर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काफ़ी पहले बलूचिस्तान के मसले का अमली हल पेश कर चुके हैं, याद है ना नाज़रीन। उनका ख्याल ये है, जिसका वो इजहार कर चुके हैं, कि बलूचिस्तान का मसला तो एक SHO की मार है, याद है ना नाज़रीन। वो तकरीबन 1.5 साल से वफाकी वज़ीर हैं, मगर अभी तक उन्हें पूरे मुल्क में एक भी ऐसा अहल और लायक SHO नहीं मिला जो बलूचिस्तान का मसला हल करके पूरी कौम को राहत पहुँचा दे। फ़िलहाल मेरा ख्याल उसी एक SHO की तलाश जारी है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि इस साल बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को ईरान और इराक़ का ज़मीनी सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि जो ज़ायरीन हैं वो सिर्फ़ हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में नाज़रीन ये एज़ाज़ भी मोहसिन नकवी साहब को हासिल हुआ है कि बलूचिस्तान के रस्ते ज़ायरीन की आमद व रफ्त रोक दी गई है। ये है बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। वज़ीर दाखिला को अगर पूरे बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए एक SHO नहीं मिल रहा तो कम अज़ कम सिर्फ ज़ायरीन का सफ़र यकीनी बनाने के लिए किसी SHO का बंदोबस्त कर लें। यह भी मुमकिन नहीं था तो ज़ायरीन की हर बस में एक SHO को निगरानी और हिफाजत के लिए सवार कराया जा सकता था। इसका दोहरा फ़ायदा ये होता कि एक तो ज़ायरीन हिफाजत पहुँच जाते और दूसरा SHOs की सलाहियतें भी चेक हो जाती। उन्हीं में से सबसे होनहार SHO को बलूचिस्तान में फिर अमन कायम करने का टास्क सौंपा जा सकता था। अभी भी वक्त है वज़ीर दाखिला साहब, ये मौका हाथ से ना जाने दें।
अच्छा नाज़रीन, मरी में शरीफ ख़ानदान की एक बड़ी बैठक हुई है और ये मुलाकात नवाज़ शरीफ की कश्मीर पॉइंट वाली रहायशगाह में हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे हमज़ा शहबाज को साथ लेकर गए थे। दूसरी तरफ कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मौजूद थे। इंतहाई बाखबर ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो घर के लॉन में टहलते हुए की गई थी। कोई वजह भी हो सकती है, लॉन में टहल कर जब गुफ्तगू की जाती है तो इसका एक ख़ास मकसद होता है। जब किसी पे शक होता है तो फिर ये टहल कर गुफ्तगू की जाती है। इस मुलाकात के हवाले से जो ख़बर जारी की गई उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपने बड़े भाई के साथ खाना भी खाया, ये सबसे आम बात थी और इस दौरान मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी की खूब सताइश की। ये भी ख़बर थी बहुत बड़ी। अलबत्ता नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात के दौरान हमज़ा शहबाज को नई सियासी और सरकारी ज़िम्मेदारी देने से मुतालिक ख़ानदान के 4 बड़ों में मुशावरत हुई। अब ज़राए का कहना यह है कि हमज़ा शहबाज की सियासत में जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं हमज़ा शहबाज साहब। अब वो बेकरार हो चुके हैं, पानी के बग़ैर मछली। मगर अब तक कोशिश के बावजूद नाज़रीन हमज़ा शहबाज को पंजाब में दफ्तर तक खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि मैडम वज़ीर आला ने पंजाब में अमली तौर पर अपने फ़र्स्ट कज़न की सियासत को नामुमकिन बना रखा। वज़ीर आज़म अपने बेटे के हमरा यही शिकायत लेकर बड़े भाईजान के पास गए थे। हमज़ा शहबाज के सियासी मुस्तकबिल के अलावा भी ज़राए इस मुलाकात को बहुत अहमियत दे रहे हैं। कुछ हलकों का ये कहना है कि घर के लॉन में चलते फिरते गैर रस्मी गुफ्तगू इस जानिब इशारा करती है कि शरीफ ख़ानदान किसी ख़ास मामले पर काफ़ी परेशान और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। और कुछ लीगी सहाफ़ी ये ख़बर भी दे रहे हैं कि शरीफ फैमिली के मुक़्तदरा के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राबी का शिकार है। आज सुबह वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसकी जो फुटेज मीडिया को रिलीज़ की गई है उससे भी पस पर्दा मामलात के बारे में कुछ ख़बर मिलती है। वज़ीर दाखिला की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात नहायत जारहाना थे, जबकि वज़ीर आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर मायूसी का अंसर था वो बड़ा गालिब था और यूँ लग रहा था जैसे स्कूल टीचर जो है वो अपने शागिर्द को डांट रहा है। नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ को डांट रहे हैं। मामला कुछ भी हो नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान के लिए सब अच्छा है कि रिपोर्ट फ़िलहाल कहीं से नहीं आ रही। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक ख़बर, लाहौर पुलिस की एक ख़ातून सब इंस्पेक्टर ने एक CSP अफसर और एक DIG पर जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ामात लगाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के। सब इंस्पेक्टर ख़ातून का ये कहना है कि CSP ऑफिसर मुनीब अहमद ने उसे पैगाम भेजा कि वो उसके साथ ताल्लुकात कायम करे। इस अफसर ने ख़ातून को अपना बैंक कार्ड भी भेज दिया कि जितने चाहे पैसे निकलवा लो लेकिन मेरे साथ ताल्लुक़ बनाओ। और इस तरह हरासा किए जाने पर ख़ातून सब इंस्पेक्टर ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी, जिस पर एक ख़ातून अफसर को तफ्तीश की ज़िम्मेदारी दी गई। मुतासरा ख़ातून का कहना यह है कि जब CSP अफसर मुनीब अहमद पेश हुआ तो उसे तफ्तीश करने वाले ख़ातून ने अंदर बुला लिया और उसे चाय पेश की। जब मुतासरा लड़की को बुलाकर सुना ही नहीं गया क्योंकि तफ्तीशी ख़ातून को पहले ही ऊपर से फ़ोन आ गया होगा। मुतासरा ख़ातून सब इंस्पेक्टर का कहना यह है कि पुलिस के एक DIG लियाकत मलिक ने भी उन्हें हरासा किया। उन्होंने प्राइवेट नंबर से फ़ोन करके ताल्लुक़ बनाने का कहा है। ख़ातून का कहना यह है कि उनके पास कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिस पर उन्होंने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को दरख्वास्त दी, लेकिन इस पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब इस मुतासरा ख़ातून का कहना यह है कि इंसाफ ना मिलने पर वो ख़ुदकुशी करने का सोच रही है। ये नाज़रीन आपको याद होगा, ये मलिक लियाकत जो है साबिक DIG ट्रैफिक हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने 5 अगस्त को ज़मान पार्क से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करके कई लोगों की नज़रों में हीरो बनने की कोशिश की थी, उनकी गुड बुक्स में आ गए थे और इमरान ख़ान के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की थी। ये मलिक लियाकत जो है एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं और जिसमें बताते हैं वो कि उनके वालिदैन ने कितनी मेहनत के बाद उन्हें तालीम दिलवाई थी। मलिक लियाकत साहब का दावा ये भी है कि वो
तसव्वुफ़ के बारे में भी बहुत इल्म रखते हैं और उनके ख़िलाफ़ अब एक मातहत पुलिस अफसर, ख़ातून पुलिस अफसर को हरासा करने की दरख्वास्त आई है। नाज़रीन, वक्त भी कैसे कैसे चेहरों को बेनकाब कर देता है। नाज़रीन, आखिर में नईम ज़रार साहब के दो अशार सुन लें। लाजिम है कि ये होगी मगर देर से होगी, लाजिम है कि ये होगी मगर देर से होगी, होगी शब ज़ुल्मत की सहर देर से होगी। इसमें मेरे ईसा का कोई नुक्स नहीं है, कूफ़ी हूँ दवाज़ूद असर देर से होगी। फ़िरऔन को मिल सकता है निर्वाण का रास्ता, लेकिन उसे मूसा की खबर देर से होगी। उस पर है आया मेरे दिलेज़ार की हालत, उस पर है आया मेरे दिलेज़ार की हालत, सो नज़र करम उसकी इधर देर से होगी, सो नज़र करम उसकी इधर देर से होगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।